पानी पानी दे दो सुनैना, मेरा गला सूख रहा है। पिछले आधे घंटे से लगातार विपिन बाबू अपनी पत्नी सुनैना को आवाज दे रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी आवाज सुनकर नहीं आया था। वह घबराते हुए सीना मसल रहे थे। विपिन बाबू ने जब सामने लगी घड़ी पर टाइम देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। वह तो कल रात से तेज बुखार में तप रहे थे। उन्होंने तो कल दोपहर को सिर्फ सूखी रोटी ही खाई थी। पानी का एक गिलास उनके पास ही पड़ा हुआ था, जिसे घूट-घूट पीकर वह अपना गला तर करते रहे थे। इसके बाद तो शायद कोई उनके कमरे में नहीं आया था। भूख से कमजोरी महसूस कर रहे थे। शरीर में ताकत ही नहीं रही थी कि उठकर खुद पानी का गिलास भी उठा सकते। दूसरे कमरे में एसी ऑन करके सो रही सुनैना ने जब बार-बार विपिन बाबू के करहाने की आवाज सुनी, तो आखिरकार हड़बड़ाकर उठ बैठी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर कहने लगी, एक तो पता नहीं इस मुसीबत से कब जान छूटेगी। सुकून से 2 घड़ी लेट जाओ तो इस पर भी हर समय आवाज देता रहता है। पता नहीं क्या चाहता है। नींद हराम कर रखी है ना, दिन को चैन है ना ही रात को। वह जल्दी-जल्दी चप्पल पहनती हुई दूसरे कमरे में आई थी। यहाँ का पंखा भी खराब था और गर्मी और उमस से कमरे में जैसे तंदूर जल रहा था। जैसे ही उस कमरे में सुनैना दाखिल हुई तो अगले पल दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी, हाय! मैं मर गई। कितनी गर्मी है। यहाँ एक तो तुम्हें चैन नहीं, बताओ क्या है, क्यों आवाज़ दे रहे हो? इतनी गर्मी में 2 घड़ी एसी के आगे आराम करने के लिए लेटी हूँ, वहाँ भी तुम मुझे सुकून से लेटने नहीं दे रहे। सामने बिस्तर पर एक कमज़ोर शरीर पड़ा हुआ था। विपिन बाबू पसीने से तर थे, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। गर्मी से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। प्यास और भूख की शिद्दत से घबराहट हो रही थी। वह कहने लगे कि पानी ला दो, प्यास लगी है। मैंने कल दोपहर का खाना खाया है, इसके बाद कुछ खाया ही नहीं। सारी रात बुखार से तपता रहा हूँ। क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है मेरा? खुद तुम एसी के आगे आराम कर रही हो और मैं यहाँ गर्मी में पड़ा हुआ हूँ। कम से कम मेरे पास ठंडा पानी तो रख दो। यह सुनकर सुनैना अगले ही पल माथे पर बल डाल कर चुकी थी। कहने लगी कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, आपको एसी कूलर के आगे नहीं सुलाना है, वरना आपका यह जोड़ों का दर्द है ना, फिर से जोर पकड़ लेगा। मेरा बेटा कोई हराम का नहीं कमाता, जो मैं आपकी बीमारियों पर लगाती रहूं। इतनी भी ताकत नहीं रही अब आपके शरीर में कि उठकर पानी पी सको। मैं तो नौकरानी हूं ना, जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपकी फरमाइशें और इच्छाएं पूरी करती रहूं। सुनैना किचन में गई थी और बर्तन पटकते हुए एक गिलास में फ्रिज के बजाय सिंक के लगे हुए नल से पानी भरा था और फिर पानी को भरने के बाद उसने कल रात की बची हुई रोटी निकाली, लाकर पति के सामने रख दी। कहने लगी कि लो खा लो और हाँ, अब सब कुछ दे दिया है, मुझे सुकून से सोने दो, फिर से आवाज़ मत देना। इतना कहकर एक बार फिर सुनैना एसी के आगे लेटकर सो चुकी थी, जबकि विपिन बाबू गहरी सांस लेकर रह गया था। दिल ही दिल में अपने बेटे को आवाज़ देने लगा कि बेटा तू कहाँ चला गया है? मुझे छोड़कर, काश तू वापस आ जाता और अपनी माँ का व्यवहार मेरे साथ देखता। वहाँ मेरे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार कर रही है। अरे ऐसे तो कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता, जैसे तुम्हारी माँ मेरे साथ कर रही है। यूं ही करते-करते विपिन बाबू सूखी रोटी मुँह में डालते और ऊपर से पानी पी लेते। उन्हें बहुत साल पहले का समय याद आने लगा। विपिन बाबू ने शुरू से ही मेहनत मजदूरी की थी। अमीरी क्या होती है, बल्कि घी वाला पराठा क्या होता है, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने अब तक सिर्फ सूखी रोटी ही खाई थी। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि लोगों के घरों से जाकर सूखी बासी रोटियां मांगनी पड़ती और वहां पानी में भिगोकर खाना पड़ता। इतनी गरीबी में रहकर विपिन बाबू आगे बढ़े थे, जैसे भी थे, लेकिन अपनी पत्नी और इकलौते बेटे की हर इच्छा पूरी करते। सुनैना ने सिर्फ एक ही बेटे पैदा किया था, जो कि उन दोनों की आंखों का तारा था। बेटे का नाम अमर रखा था। जब अपने बेटे को भूख से बिलखते देखती तो विपिन बाबू यही कहते कि जिस गरीबी से मैं गुजरा हूँ, अपने बेटे को कभी भी गुजरने नहीं दूंगा। चाहे मुझे पहाड़ भी तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ताकि जिन मुसीबतों से और गरीबी की चक्की में मैं पिसता रहा हूँ, मेरा बेटा इन सब से न गुजर सके। विपिन बाबू सारा दिन मेहनत मजदूरी करते रहते, कभी ट्रक से बोरियां उतारते तो कभी किसी ईंटों के भट्ठों पर काम करने लगते, कभी किसी कारखाने में जाकर काम करने लगते, तो कभी किसी ट्रेन स्टेशन पर जाकर बैठ जाते और लोगों का सामान उठा लिया करते। मतलब यह है कि उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया था। एक-एक रुपए जोड़कर उन्होंने अपने अमर को पढ़ाया लिखाया था और अमर भी अपने माँ-बाप के बलिदान को जानता था।
इसलिए फैसला कर चुका था कि वह पढ़ लिख कर अपने माँ-बाप की हर इच्छा को पूरा करेगा, जिसके वह हकदार हैं। अमर को विपिन बाबू से ज़्यादा सुनैना से प्यार था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जो जैसे-तैसे मज़दूरी करके अमर को पढ़ाया-लिखाया और एक समय वह भी आया जब बाहर से उसके लिए वीज़ा आ गया और वह अपने माँ-बाप की ढेरों दुआएँ लेता हुआ दूसरे शहर चला गया। अमर अपनी माँ के गले लगकर कितने ही देर रोता रहा। कहता रहा, तुम चिंता मत करो, जितनी भी परेशानियाँ, मुसीबतें तुमने देखी है, मैं हर परेशानी, गरीबी दूर कर दूँगा। बस हमारे बुरे दिन बहुत जल्द पीछे छूटने वाले हैं। अपने बाप के सीने से लगकर भी अमर ने यही बातें कही थी। कहने लगा कि मैं आपको एक बहुत बड़े घर का मालिक बनाना चाहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि आपके कदमों में दुनिया की सारी दौलत लाकर डाल दूँ और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अपनी इस उम्र में राज करें। विपिन बाबू ने जब अपने बेटे के मुँह से यह बात सुनी तो आँखों में आए आँसू को रोक ना सके। बेटे का माथा चूमकर बोले, अरे बेटा, भगवान तुम्हारे सपनों को पूरा करे और बहुत जल्द तुम्हें वह सब कुछ दे दे जिसकी तुम इच्छा रखती हो। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हें आराम और सुकून के साथ रहता देखकर ही खुश हूँ। यूँ अमर दूसरे देश जा चुका था और वहां जाने के बाद उसने दिल लगाकर मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी नौकरी लग गई थी और वह लाखों में कमाने लगा था। जब पहली बार फ़ोन करके उसने यह बात बताई, तो सुनैना और विपिन बाबू बहुत खुश हुए। लेकिन उसे शाम विपिन बाबू को अचानक टाँगों में दर्द उठा। वह सुनैना से कहने लगे कि मुझे दर्द की गोली दे दो, मेरी टाँगों में दर्द हो रहा है। अब तो बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो चुका है। सुनैना ने उस समय किचन में खीर चढ़ाई हुई थी। उसने मन्नत माँग रखी थी कि बेटे की नौकरी लग गई तो पहली सैलरी आएगी तो इन पैसों से भगवान की राह में गरीब बच्चे-बच्चियों को मीठा खिलाऊँगी। उसने विपिन बाबू को कुछ देर सब्र करने को कहा और फिर अपने कामों में लग गई। विपिन बाबू ने खुद ही उठकर दवा ढूँढ कर ले ली थी। धीरे-धीरे समय बदलने लगा। सुनैना जो बेटे की मौजूदगी में अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, जी-जी करती न थकती थी। जब बेटे ने बैंक में पैसे भेजने शुरू किए, तो उसका व्यवहार पति से बदलने लगा। विपिन बाबू की टाँगों में इतना दर्द रहता कि दर्द से वह सारी-सारी रात हाय-हाय करते रहते। लेकिन सुनैना को कोई फ़िक्र न थी। घर में वह दोनों ही थे, कोई तीसरा मौजूद नहीं था। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ने लगा और घर में मौजूद दवाइयों से विपिन बाबू को आराम ना आया, तो फिर उसे डॉक्टर के पास सुनैना ले गई। जब चेकअप करवाया गया तो उसके जोड़ों में अच्छा खासा गैप आ चुका था। लापरवाही की वजह से काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था। डॉक्टर ने 1 महीने तक विपिन बाबू को कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। विपिन बाबू को भी किसी तरह की परेशानी ना थी क्योंकि अब बेटा कमाने वाला हो गया था। अगर वह घर में भी रहते तो उसका बेटा हर महीने लाखों कमा रहा था। लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर खटकने लगी थी कि आखिर सुनैना का व्यवहार इतना बदल क्यों गया है। वह पहले तो ऐसी नहीं थी। धीरे-धीरे विपिन बाबू की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुनैना भी अपने पति से बदलने लगी थी। पहले तो वह एक कमरे में रहा करते थे, धीरे-धीरे दोनों ने अपना बिस्तर अलग कर दिया। विपिन बाबू अक्सर रात को खांसते रहते, कभी-कभार सर्दियों में टाँगों का इतना दर्द बढ़ जाता, वह हाय-हाय करने लगते, जिससे सुनैना की नींद खराब होती थी। आधी रात को उठकर वह विपिन बाबू से लड़ने लगती कि यह अच्छा है, सारा दिन मैं सो नहीं पाती, आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। घर के काम-काज मुझे देखने होते हैं और फिर रात को जब सोने के लिए 2 घड़ी लेटूँ, तो फिर आपकी हाय-हाय शुरू हो जाती है। मेरी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद करके रख दी है। पहली बार जब विपिन बाबू ने अपनी पत्नी के मुँह से यह शब्द सुने, तो वह हैरानी से सुनैना को देखने लगे। कहने लगे कि अच्छा, मेरे खाँसने से तुम्हें उलझन होती है, तुम्हारी नींद खराब होती है। मैं तो समझ रहा था कि मुझे तकलीफ़ में देखकर तुम भी तकलीफ़ में होती होगी और मेरे साथ मेरे इस तकलीफ़ में मेरा साथ दोगी। लेकिन तुम्हें तो मेरी बीमारी परेशान कर रही है। जवाब में सुनैना कुछ नहीं बोली थी। विपिन बाबू धीरे-धीरे उठकर दूसरे कमरे में जाकर लेट गए और सुनैना ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। शरीर की पीड़ा तो अपनी जगह थी, लेकिन जो दिल पर तकलीफ़ सुनैना की वजह से विपिन बाबू को पहुँच रही थी, वह ज़्यादा कष्ट दे रही थी। वह घबराने लगे थे कि कहीं सुनैना बदलती न चली जाए। विपिन बाबू की सारी जवानी मेहनत मज़दूरी में गुज़र गई थी। उनकी उम्र उस समय सिर्फ़ 10 साल थी जब पहली बार उन्होंने मज़दूरी करनी शुरू की थी। सड़कों से पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते और फिर मज़दूरों की मदद किया करते थे।
उस उम्र से लेकर फिर 40 से 45 साल तक वह लगातार मजदूरी ही करते आए थे, जिसका असर अब उनके शरीर पर हो रहा था। उनसे तो अब ज़्यादा चला भी नहीं जाता था। बुखार था कि उनके शरीर में घुस चुका था। अपनी पत्नी को बदलता हुआ देखकर वह यह प्रार्थना करते कि काश मेरे भगवान तुम मुझे बेटे के साथ-साथ बेटी भी दे देता। पत्नी ना सही तो मेरी बेटी ही होती जो मेरा ख्याल रखती। मैं तो बस इस दुनिया में अकेला रह चुका हूँ। अमर शुरू-शुरू में जब भी कॉल करता तो अपने पिताजी से बात किया करता था। कई बार तो आँखों में आँसू भी आ जाया करते थे, लेकिन फिर अपने आप पर काबू पा जाता। उसने अपने बेटे को उसकी माँ के व्यवहार के बारे में नहीं बताया था। अभी तक लाखों रुपए अकाउंट में आ चुके थे, लेकिन इन लाखों में से 10 रुपए भी सुनैना ने लाकर विपिन बाबू के हाथ पर नहीं रखे थे। वहीं एक दिन बेटे की वीडियो कॉल आई, तो अपने पिताजी से बात करते हुए कहने लगा कि पिताजी, मैं तो आपकी जेब पैसों से भरी हुई देखना चाहता हूँ। दिखाए कितने पैसे रखे हैं आपने अपनी जेबों में। मेरी तो यह इच्छा थी कि आप बस ऐश करें। इतना सुनना था कि विपिन बाबू के पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। सामने सुनैना खड़ी थी, वह भी हड़बड़ा चुकी थी। जबकि विपिन बाबू फौरन बात बदलते हुए कहने लगे कि मैं तो अब हर समय घर पर ही रहता हूँ। बाहर सौदा लेकर आने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं इन जेबों को भरकर क्या करूँगा? भगवान तुम्हें बस तरक्की दे। अगर हो सके तो इंडिया का एक चक्कर ज़रूर लगाना। कमी बहुत महसूस होती है तुम्हारी। इससे पहले कि कोई राज विपिन बाबू के मुँह से निकल जाता, सुनैना ने फौरन फ़ोन ले लिया था और फिर सख्ती से उनसे कह दिया कि खबरदार किसी भी तरह की कोई बात बेटे को बताने की कोशिश की तो, वरना अच्छा नहीं होगा। समय बड़ी तेज़ी से सफ़र करने लगा था। पुराने घर को नए सिरे से बनवा दिया गया था। विपिन बाबू की तबीयत और भी खराब होने लगी थी। ऊपर से पत्नी का व्यवहार देख-देख कर वह बिल्कुल ही खुद को रोगी समझने लगे थे। एक समय वह भी आया जब सुनैना ने अपने पति से कह दिया कि बिना वजह ही तुमने इस कमरे में डेरा जमा कर रखा है। यह कमरा बड़ा है, हवादार है। इसे मैं अपने बेटे के लिए ठीक करूँगी, सजाऊँगी। तुम ऐसा करो कि तब तक तुम स्टोर रूम में रहना शुरू कर दो। वैसे भी सारी रात तुम्हें करहाना ही तो है। सोते तो तुम नहीं, उल्लू की तरह जागते रहते हो। इसलिए वहाँ स्टोर रूम में ही जाकर बैठो। यह सुनकर विपिन बाबू चुप थे और उनकी चारपाई स्टोर रूम में शिफ्ट हो गई, जो कि बिल्कुल बंद कमरा था और दरवाजा भी एक ही था। खिड़की का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं था। उनका दम इस कमरे में घुटने लगा। कहने लगे, यहाँ पर घर में और भी कमरे मौजूद हैं। मुझे वहाँ पर ले जाओ। इतना बड़ा घर है मेरे बेटे का। स्टोर रूम में मैं क्यों रहूँ? क्यों मेरी चारपाई स्टोर रूम में रख दी है? यहाँ पर मेरा दम घुटता है। इतना सुनना था कि सुनैना जो बोली उसे सुनकर विपिन बाबू के मुँह को ताला लग चुका था। सुनैना कहने लगी कि अच्छा, सारी ज़िंदगी मुझे एक कमरे में रखकर गुज़ारा करवाया, तब मेरा भी ऐसे ही दम घुटता था। लेकिन तब तो मुझे बड़ी-बड़ी बातें सुनाया करते थे कि यहाँ पर गुज़ारा करो। खुद सारी ज़िंदगी तुमने झोपड़ियों में गुज़ारी थी और अब यह कमरा जो तुम्हारी उस झोपड़ी से भी बड़ा है, इसमें तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। सुनैना तो भूल ही चुकी थी कि इस घर में उसका पति भी मौजूद है। अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को बुलाकर घर में बैठाए रखती, बातों में लगी रहती। अपने मायके से सबको बुलाती, दावत करती और विपिन बाबू स्टोर रूम से सुनते रहते थे। सुनैना बेटे की दौलत पर ऐश कर रही थी। यह देखकर विपिन बाबू बहुत रोया करते थे। अभी भी वह सूखी रोटी बड़ी मुश्किल से उनके गले से उतरती थी। पानी पीकर उन्होंने अपना पेट भरा था, लेकिन दोबारा सुनैना ने पलटकर स्टोर रूम में भी नहीं देखा था कि विपिन बाबू जिंदा भी हैं कि मर गए। उसे तो शायद इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका पति जिंदा रहे या मर जाए। सुबह तकरीबन 9 बजे का समय था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनैना उस समय किचन में मौजूद अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और साथ ही कह रही थी कि रात की रोटी पड़ी है, इसे विपिन खा लेगा। वैसे भी बची हुई रोटी बर्बाद होने से तो बच जाएगी। यही सोचते हुए वह चाय बनाने ही लगी थी कि जब दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह बाहर आई। जैसे ही सवाल किया कि कौन है, तो अमर की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा खड़ा था। इतने सालों बाद अपने बेटे को अपने सामने यूँ अचानक देखकर वह अपने जज़्बात पर काबू न रख सकती और अपने बेटे के सीने से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। कितनी ही देर बेटे को सीने से लगाकर कहती रही कि तुम वापस आ गए। बेटा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा अमर मेरे पास वापस आ चुका है। जबकि अमर अपनी माँ से मिलने के बाद अपने बाप को ढूँढने लगा था। उसके पिताजी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। सुनैना उसे घर के अंदर ले आई, लेकिन सामने कमरे में, ना ही लॉन्च में, ना ही किचन में,
कहीं भी उसे अपने पिताजी नजर नहीं आए थे। उसने सारा सामान एक तरफ रखा और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? क्या वहाँ सो रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं? या कहीं बाहर गए हुए हैं? इतना सुनना था कि सुनैना के चेहरे से मुस्कुराहट हटी थी। कहने लगी कि वह तो स्टोर रूम में है। यह सुनकर अमर कहने लगा कि अच्छा, स्टोर रूम में है। मैं अभी उनको जाकर सरप्राइज दे देता हूँ। वह समझ रहा था कि किसी काम की वजह से पिताजी स्टोर रूम में गए होंगे। जब स्टोर रूम में जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकली थी। सुनैना ने दोबारा जाकर स्टोर रूम में देखा भी नहीं था कि उसका पति जिंदा भी है या नहीं। सुनैना घबराते हुए स्टोर रूम में गई तो सामने बिस्तर गीला था, बदबू फैली हुई थी और विपिन बाबू बिस्तर पर ही लेटे लेटे आंखें बंद किए हुए थे। अमर अपने पिता को हिलाने डुलाने लगा था, लेकिन वह तो बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। अमर घबराकर कहने लगा, पिताजी की चारपाई यहाँ किसने रखी है? यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या हुआ है इन्हें? इनके कपड़े खराब क्यों है? वह कई दिन से बिस्तर पर से उठ तक नहीं पाए थे, फिर भी वह उन्हें अपने हाथों में उठाकर टैक्सी में ले आया था। उसमें बैठाकर अस्पताल ले जाकर फौरन इलाज शुरू कर दिया था। डॉक्टर्स कहने लगे कि अगर थोड़ी देर होती तो इनका बचना मुश्किल था। अपने बाप की यह हालत देखकर उसके दिमाग में कई सवाल आ चुके थे। फिलहाल तो अपने बाप की वजह से वह बहुत परेशान था। सुनैना भी शर्मिंदा सी थी, पति के आगे पीछे होने लगी। कुछ देर बाद विपिन बाबू को होश आ चुका था और बेटे को अपने सामने देखकर उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगे और बताने लगे कि कैसे तुम्हारी माँ ने डायन बनकर मेरा खाना पीना बंद कर दिया। अरे यह तो खाना भी अपनी मर्जी से देती थी। मेरी तो इसकी नजर में कोई औकात ही नहीं रही। यह सुनकर अमर गुस्सा हो चुका था। फिलहाल तो अस्पताल में वहां कुछ न बोला। जैसे ही विपिन बाबू की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उन्हें घर लेकर बेड पर आकर लिटा दिया और फिर सुनैना को भी वहीं पर बुलाया। अमर अपनी माँ से सवाल करने लगा कि आपने पिताजी के साथ यह सब कुछ क्यों किया? ऐसा तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। आप दोनों तो मेरे माँ बाप हैं। फिर मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया जो आपने अपना व्यवहार पिताजी से इतना बदल लिया, यह जानते हुए भी कि यह आपके पति हैं? सुनैना एक तरफ खड़ी पहले तो गुस्से से विपिन को देखती रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। रो रो कर कहने लगी कि मैं क्या करती? मैं तो बस इससे बदला ले रही थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, उसका तो आधा भी मैंने अभी तक इसके साथ नहीं किया और उसकी यह हालत हो गई। तुम्हारे सामने रोने लगा है और मेरी शिकायतें करने लगा है। लेकिन मैं भी तो थी, तो मैं तो सारे शिकवे शिकायतें किसी से कर भी नहीं पाई। सारी सारी रात रोते हुए गुजार जाती थी। सुनैना कहने लगी, तुम जानती हो बेटा, तुम्हारा बाप कितना जालिम था। शुरू शुरू में जब मैं शादी करके ससुराल आई थी, तो तुम्हारे पिताजी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बहनों की बात सुनते थे। इन्हें अपने माँ और बाप और बहनों से बढ़कर कोई था ही नहीं। और मुझे भी ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरी माँ और बहनों के खिलाफ कोई बात ना करना। मैंने सर झुका दिया। अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं चुपचाप सारे काम करने लगी। कुछ दिन बाद मुझे यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर तरस न आया। सारे काम मुझसे ही करवाए जाते। अगर मैं पति से कुछ कहती कि तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बातें सुनाई हैं, सारे काम मुझसे करवाए हैं, तो यह मुझे ही झटक देते कि ये घर तुम्हारा है, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। मेरी बहनें तो इस घर में कुछ दिन के मेहमान हैं। कल को इनकी शादी हो जाएगी तो यह अपने घरों की हो जाएंगी। एक दिन जब मैंने अपनी खराब तबीयत की वजह से सास का कहना ना माना और उन्हें दिन की रोटी बनाकर ना दी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहकर मुझे बहुत पिटवाया था। वह डंडे से मुझे पीटती रही। फिर जब शाम को विपिन बाबू घर आए तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे तो लग रहा था कि मेरा बच्चा गिर चुका है। लेकिन मेरे बताने से पहले ही मेरी सास और नंद विपिन के कान भर चुकी थी। बजाय मेरी हालत पर ध्यान देने के वहां मुझे ही मारने लगे। मेरे पेट पर लात मारी जिससे मेरी पहली औलाद दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। फिर तुम पैदा होने वाले थे, तब जाकर मेरे पति को कुछ अक्ल आई थी। इनकी बहनें अपने घर की हो चुकी थी और घर के हिस्सा होने से घर छोटा हो चुका था। इसलिए और जगह लेकर वहां पर तुम्हारे दादा ने घर बनवाया और यूं विपिन बाबू मुझे उस घर से लेकर इस घर में आ गए थे। जब माँ और बहनों का साया सर से हटा तो मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ ठीक हो गया। लेकिन जिस तरह की तकलीफ और दर्द मैं सहती रही थी, भूखी प्यासी रहती, वही
सब कुछ मेरे दिमाग में आज भी छपा हुआ था। अभी तो मैंने वहाँ सब कुछ किया भी नहीं था और उनकी ये हालत हो गई। मुझे तो बस बदला चाहिए था। जिन तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, उन्हीं तकलीफों से मैं इनको भी गुजारना चाहती थी। यह सुनकर अमर हक्का-बक्का अपने माँ-बाप का चेहरा देखने लगा। अमर कहने लगा कि पिताजी आपसे अपने व्यवहार की माफ़ी माँग चुके हैं। फिर आप बेटे का सहारा महसूस करते ही अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे रख सकती हैं? मैं आपसे इस बात पर नाराज़ हूँ। आप अपनी हँसती-बसती ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही थीं? अमर ने अपनी माँ को समझाया था और शायद अपने पति की ये हालत देखकर थोड़ा-बहुत एहसास तो सुनैना को भी हो चुका था। कहीं न कहीं उसका दिल अब अपने पति के लिए पिघल रहा था। धीरे-धीरे उसने अपना व्यवहार विपिन बाबू के साथ ठीक कर लिया और दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई। दोस्तों कहते हैं जो बोगे वही काटोगे, इसीलिए जवानी में जितना हो सके अपनी बीवी के साथ बना ले, क्योंकि बुढ़ापे में एक वही है जो आपका साथ देगी। और अगर आपने अपनी जवानी के चलते अपनी बीवी से संबंध खराब कर लिए, तो ज्यादातर बुढ़ापे में पुरुषों को अकेलापन और बेइज्जती ही सहनी पड़ती है। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।